हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं और हमने सीखा था कि किस तरह से हम कोई इंटरमीडिएट है तो उस इंटरमीडिएट का हम स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस क्या होता है इसको समझने के लिए कुछ कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। मैं नॉर्मल फिजिक्स का कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो यहाँ मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैंने एक ये बीकर लिया है, इसमें पानी मैंने भर के रखा है पूरा इस तरह से। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज बना लिया। अब इस वाटर को इस बीकर में रोक के रखने के लिए मुझे यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। और जब मैं ये एनर्जी यहाँ दे के रखूँगा तब तक ये पानी इसी बीकर में रहेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से इस पोजीशन से जैसे मैंने अपना हाथ हटा दिया तो इस बीकर का पानी एटलीस्ट इस पॉइंट तक, इस लेवल तक पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग ये जो पानी है ये बाहर आ गया और सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो गई और सिस्टम स्टेबल हो गया। तो मेरा कुछ अपना एक रूल है, वो रूल अगर आप अप्लाई करें रेजोनेंस में तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर 1 की एनर्जी, और जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो, बढ़ रही हो, मैक्सिमम हो, तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही हो या कम हो तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह चार्जेस जब इंटेंस होते हैं तो सिस्टम की जो एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्जेस इंटेंस हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एनर्जी कम होती है। अब अगर ये पहले रूल को इस दूसरे रूल के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो हमें दिखेगा कि चार्जेस जब इंटेंस हैं एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी उस सिस्टम की वो लेस होगी, कम होगी। और चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एनर्जी लेस होगी और स्टेबिलिटी हाई। तो ये दो बात अगर हम ध्यान रखें तो हमें रेजोनेंस में कभी भी प्रॉब्लम होगा नहीं। रेजोनेंस में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए एक कंसेप्ट और अच्छे से आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था, उसके लिए एप्लीकेशंस यहाँ पे लगेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये ओजोन का मैंने मॉलिक्यूल लिया है,
ये मॉलिक्यूल को मैंने इस तरह से बना दिया हूँ। इसका फॉर्मेशन भी एक बार देख लेते हैं, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो फॉर्मेशन क्या होता है ओजोन का कि ये 3 ऑक्सीजन है और इसके एक ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैंने बना दिया। और यहाँ भी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में इस तरह से बना दिया हूँ मैं। जब आप देखें तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी तो पहले में ये ऐसा शेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड बना दिए। अब ये जो थर्ड ऑक्सीजन है ये बेचारा आइसोलेट हो गया है, तो इसलिए ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। मॉडर्न कंसेप्ट में कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा ये स्ट्रक्चर बनाया है। कोवेलेंट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इसलिए एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एरो दिखाया नहीं। तो ये जो मॉलिक्यूल बन के आया है, ये मॉलिक्यूल थ्योरेटिकल कंसेप्ट जहां पे हमने बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करके बनाया है हमने। ठीक है, ये हमने जो मॉलिक्यूल बनाया ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करके हमने ये मॉलिक्यूल O3 का बना दिया। लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है, जो हमने देखा एक्चुअल मॉलिक्यूल, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अगर हम गौर से देखें तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है, पहला तो पहला नंबर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1-2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो लेंथ 121 पिकोमीटर होता है, और 2-3 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअली 148 पिकोमीटर होता है। और एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है दोनों के 1-2 या 2-3, दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होता है और वो होता है 128 पिकोमीटर। तो इस चीज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। हमने थ्योरेटिकली मॉलिक्यूल बनाया, केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो किया, तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बन रहा है। और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो रूल्स मैंने आपको बताया, एक्चुअली बीकर जो है, बीकर में पानी है और इस पानी में, इस बीकर में जब मैंने यहाँ से एक पैसेज बना दिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वजह से जो एक्सेस वाटर है वो वाटर नीचे चला जाएगा और सिस्टम जो कि हायर एनर्जी स्टेट में था, इस स्टेट को रखने के लिए, इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही थी। और जब मैंने उसको हटाया तो सिस्टम स्टेबल हो गया और मैक्सिमम पानी जो है वो नीचे की ओर चले गए अप टू लेवल तक। तो अब होता क्या है कि 1 और 2 के बीच में जो चार्जेस हैं, 1 और 2 के बीच में जो चार्जेस हैं वो इंटेंस चार्जेस हैं।
और 2 और 3 के बीच में जो चार्जेस हैं वो उतने इंटेंस नहीं है, मतलब यहाँ इंटेंस चार्जेस है और यहाँ पर चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, यहाँ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हाई है। इस मॉलिक्यूल में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा यूनिफॉर्म है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटेंस से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो एक्चुअली चार्जेस इंटेंस से जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ना होकर वो इस फॉर्म में आए। पर्टिकुलरली इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल जो है वो इसी फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता नहीं। अच्छा, बात ऐसा है कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्शियल बॉन्डिंग का कोई मीनिंग नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो रियल मॉलिक्यूल है, ये जो रियल मॉलिक्यूल है, ये रियल मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए, जब हम डिस्क्रिप्टिव केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वो मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इस स्ट्रक्चर का एक और स्ट्रक्चर बनाया और हमने बोला कि ये 1, ये 2 और ये 3, 1-2 के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि O3 मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। तो हमने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें पहले स्ट्रक्चर में हमने 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया, दूसरे स्ट्रक्चर के बीच में हमने 1-2 के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाया, और फिर हमने बोला कि 1-2 के बीच में न ही सिंगल बॉन्ड है और न ही डबल बॉन्ड है। एक्चुअली 1 और 2 के बीच में कोई बॉन्डिंग है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। और मॉलिक्यूल के इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन को हम दिखाते हैं, इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो फॉर्म्स हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं नंबर 1, इसको नाम दे रहा हूं नंबर 2, और इसको मैंने नाम दिया नंबर 3। सो 1 and 2 are called canonical forms or resonance forms or structures। अब खास बात, मैं आपको एक खास बात अभी फिर बता रहा हूँ। एक्चुअली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं,
जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, ये रियल नहीं होते हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल होता है, ये रियली होता है ऐसा। सो रेजोनेंस इज अ बुक कीपिंग कंसेप्ट। रियली ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम यूज इसलिए करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड में हम केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को नहीं लगा सकते, वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो हमें जब कभी भी प्रॉब्लम्स को डील करना है, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को डील करना है, तो हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो कर सके। तो इसलिए हमने दो सिमिलर एनर्जी वाले एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि रियली पॉसिबल हैं तो नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और तभी रेजोनेंस आता है। तो रेजोनेंस इज अ बुक कीपिंग कंसेप्ट व्हेन properties of a molecule cannot be defined by a single Lewis structure, and it may defined by several Lewis structure is called resonance, and these several Lewis structures are called canonical forms और resonance structure। एक बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होता है, और मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहना चाहता है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहना चाहेगा। चार्जेस ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे बहुत इंटेंस हैं और कहीं पे चार्जेस बहुत ही कम हैं, रेयर हैं, चार्जेस की इंटेंसिटी बहुत ही कम है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऑलवेज सिस्टम जो है अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूटेड, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहता है। ये हमें ध्यान देने की बात है, इसलिए मैंने आपको ये सब दिखाया। तो आगे हम इनके एनर्जी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रेजोनेंस के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, वो भी हम बात करेंगे, और फिर कुछ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से बना के रखा है, उसको हम डील भी करेंगे। तो पहले हम एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी डायग्राम क्या होता है देखिए। ये मैं एक ऐसा एक्सेस दे रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिस सिस्टम की एनर्जी हाई होगी उसकी स्टेबिलिटी लो होगी, और जिस सिस्टम की एनर्जी लो होगी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। तो ये आपका मॉलिक्यूल है, उज्ज्वल मॉलिक्यूल, इसके साथ ये रेजोनेंस में है।
ये आपका हाइब्रिड है। ये एनर्जी लाइन है और ये एनर्जी लाइन है हाइब्रिड का। ये दोनों में यहाँ पर आपके टोटल 2 सिग्मा और 1 पाई है, यहाँ भी 2 सिग्मा 1 पाई है, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो लगभग सेम ही होगी, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इनके नीचे होगा। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए लोअर एनर्जी पे होगा। अब ये इसका फॉर्मेशन एनर्जी है और ये इसका फॉर्मेशन एनर्जी है। अब जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, रेड में मैंने बनाया है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। कि रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी और जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके एनर्जी का डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। थ्योरेटिकली हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल उस तरीके से नहीं रहता है। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है और जो मॉलिक्यूल है वो अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करके वो इस तरह से बनता है और वो एनर्जी का लॉस कर देगा और इस तरह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा और वो रेजोनेंस हाइब्रिड में चेंज हो जाएगा। ये एनर्जी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। रेजोनेंस एनर्जी के लिए आप ये डायरेक्टली बना सकते हैं, आप ये डायग्राम, आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो आगे हम देखेंगे कि इनके कंडीशंस क्या क्या हैं। एक्चुअली चार्जेस जो हैं वो किस तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि रेजोनेंस को दिखाती हैं, वो हम कंडीशंस अभी बात करेंगे। तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखिए, पहला नंबर 1, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब पाई हो, सिग्मा हो, पाई हो, सिग्मा हो, पी आ जाए बीच में और डी आ जाए। एक्चुअली पाई का फॉर्मेशन 2 तरह का होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने पढ़ा है तो 2 तरह का पाई होता है। एक होता है पी पाई और एक होता है पी पाई डी पाई। 2 तरह के मेनली होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी पाई नहीं आता है, तो पी पाई और पी पाई डी पाई ही हम पढ़ते हैं। तो जितने भी जो लगने वाले आपके पी और डी हैं, मतलब पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जितने भी मॉलिक्यूल में हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, वो सारे
p और d orbitals are parallel to, ये पैरेलल का साइन मैंने बनाया है, पैरेलल टू each other। तो कहने का मतलब है सिस्टम कंजुगेटेड तब होता है जब पाई आर सिग्मा है, फिर पाई आर, फिर सिग्मा है, या फिर पी आ जाए, डी आ जाए। अभी जितने भी कंस्टिट्यूएंट पी ऑर्बिटल्स हैं या डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही होने चाहिए। नंबर 3 जो है, मॉलिक्यूल में जो एटम का पोजीशन है वो चेंज नहीं होता। सो पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। Position of sigma bond do not change। तो सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज नहीं होता है और एटम के पोजीशन भी फिक्स होते हैं। एटम के पोजीशन फिक्स कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल में एटम और एटम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर 5 नंबर है कि पाई कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर एंड वाइस वर्सा। मतलब पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है या लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो सकता है। टोटल चार्ज will remains the same as earlier। मतलब मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में जो चार्ज रहे, टोटल चार्ज, तो रेजोनेंस के किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में वो जो चार्ज, टोटल चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा। कि मान लो आप कि किसी मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में +1 चार्ज है तो थ्रू आउट द कैनोनिकल फॉर्म वो +1 और +1 ही टोटल चार्ज रहेगा। चार्जेस नहीं बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे। तो ये आपका कंडीशन था कि रेजोनेंस किस मॉलिक्यूल में किस तरीके से हो सकता है। एक और खास बात है कि कभी भी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में हम डबल हेडेड एरो बनाते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि 2 कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में हम डबल हेडेड एरो बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं बात करता हूं आपसे। एक और एग्जाम्पल, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है। जब भी रेजोनेंस को पढ़ाया जाता है तो ये एग्जाम्पल की जरूर बात की जाती है। ये एग्जाम्पल है CO3 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसका फॉर्मल चार्ज आपसे डिस्कस किया था। अब जो कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस हम यहाँ लगा के बात करते हैं। मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से प्लेनर हो गया है। और इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स, अगर आप मान लो कि ये जो बोर्ड है ये बोर्ड ही मॉलिक्यूल का प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से इसके p ऑर्बिटल्स हैं। आप देखें फिर से, यहाँ ऐसे 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 और ऐसे हैं। तो सिस्टम जो है, सिस्टम में p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं।
सिस्टम कंजुगेटेड है, पहले पाई है फिर सिग्मा है। अच्छा, पोजीशन इसका जो है वो सेम ही रहेगा। मैं नाम देता हूँ 1 2 और 3। तो इस तरह से ये रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां जाए, तो ये लोन पेयर यहां जिस समय पाई में कन्वर्ट होगा उसी समय ये जो इनमें से जो एक पाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कि हमारा 5th रूल है कि इस जगह पर जो 3 लोन पेयर थे वो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो पाई था वो पाई कन्वर्ट होकर के यहाँ पर 2 लोन पेयर थे तो वो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर बन गया, और ये ऑक्सीजन जो है वो जैसा था वैसा ही रह गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने इसका सेकंड कैनोनिकल फॉर्म बना दिया है। अगर आप आगे नेक्स्ट इसका कैनोनिकल फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कैसे इस लोन पेयर को मैंने यहाँ पाई में कन्वर्ट किया और इस पाई को मैंने यहाँ पे फिर से लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पाई बन गया और यहाँ पे पाई जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो चुका है। आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। अब अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें, मैं फास्ट फॉर्मल चार्ज निकालूंगा, आप गौर से देखो। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसका 6 होता है, इसका भी 6 होता है, इसका भी 6 होता है। तो हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 माइनस 6 यहाँ 0 फॉर्मल चार्ज। इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 6 माइनस 7 यहाँ पर आपका -1 है, और इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 और 7, सो 6 माइनस 7 यहाँ भी -1 है। और अगर आप लास्ट वीडियो में मेरा एप्लीकेशन फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन अगर आपको याद है तो आपको इतना निकालने की ज़रूरत है नहीं। आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो कि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 0 फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के लिए, 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर -1 फॉर्मल चार्ज, और उसी तरह 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर -1 फॉर्मल चार्ज। इस जगह पर भी -1 0 एंड -1। और जो 6th नंबर रूल है, टोटल चार्ज आपको हर जगह -2 एंड -2 ही दिखेगा, चार्ज चेंज नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। हम रेजोनेंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। आज मैं आपको टाइप 1 पढ़ाने वाला हूँ। तो टाइप 1 रेजोनेंस देखते हैं। देखिए, ये जो टाइप 1 रेजोनेंस है इसमें एक पाई, फिर एक सिग्मा, फिर एक वैकेंट p ऑर्बिटल,
मतलब पाई सिग्मा और फिर एक वैकेंट, ये वैकेंट है, पी ऑर्बिटल है। इस तरह का टाइप का रेजोनेंस हो तो वहाँ हम रेजोनेंस किस तरीके से करवा सकते हैं, क्या होता है वो हम भी देखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैंने CH लिया, डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 प्लस दे दिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर पाई है, सिग्मा है और यहाँ पे एक P है और वो P क्या है, वैकेंट है। तो ये टाइप 1 रेजोनेंस है। इसका हम रेजोनेंस किस तरीके से करवाते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जो मैं आपको भी बताऊंगा एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या है कि ये मैंने आपका CH2 लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH लिया, CH2 प्लस ले लिया मैंने। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक रूल है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इस प्लस और इस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो होता क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं और ये अपने कंस्टिट्यूएंट कार्बन पर ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब कि ये दोनों ही यहां भी ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर ये दोनों यहां भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूल को लगाकर आप मुझे बताएं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पाथ 1 से जाएगा या पाथ 2 से जाएगा, किधर ये ट्रांसफर होगा। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लस की वजह से यहाँ आएगा, दोनों इसी कार्बन पे आएगा। और जब वो ऐसा आएगा तो अब फॉर्मा चार्ज यहाँ पे आता है कि आप देखो कि जैसे CH2 CH यहाँ माइनस CH2 प्लस, जैसे ये लोन पेयर इस पे ट्रांसफर हुआ तो जो हमारा 5th रूल था कि लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर। तो ये जो पाई है वो कन्वर्ट हो रहा है लोन पेयर। तो जब ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये अपने बाजू वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो ये कॉम्बिनेशन आया आपका 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो ये कार्बन का मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मा चार्ज बताया था, जो कि इस पे माइनस होगा, फॉर्मा चार्ज -1 होगा। और ये जो कार्बन है यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी फॉर्मा चार्ज मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है। कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, कौन से, 4 बॉन्डेड कार्बन, 3 बॉन्डेड 1 लोन पेयर कार्बन एंड ओनली 3 बॉन्डेड कार्बन। तो जो 3 बॉन्डेड कार्बन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। वो कार्बन जिसके ऊपर 3 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरीके से अब हुआ ये कि इस कार्बन के पास एक लोन पेयर है जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव
चार्ज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो P है और ये जो P है, इस P के पास एक लोन पेयर है और ये वैकेंट है, इस पे प्लस चार्ज है। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल करके क्या करेंगे, इस तरीके से बॉन्डेड हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक लॉन्ग कट था, मैंने आपको बताया ऐसा कुछ होता है नहीं। मैं आपको इन शॉर्ट फिर से बता दे रहा हूँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ट होगा इस कार्बन पर और पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होकर के यहाँ पर लोन पेयर देगा। ये लोन पेयर यहाँ पे है। अब ये लोन पेयर और ये वैकेंट भी दोनों ओवरलैप करके एक नया पाई बॉन्ड बना देंगे। इसको हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको इस तरीके से हर बार करें, तो एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। क्या करो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब आपको करना इतना है कि इस पाई को उठा करके डायरेक्टली यहाँ पाई में आप कन्वर्ट कर दो। इस पाई को उठाओ डायरेक्टली यहाँ पाई में कन्वर्ट कर दो, तो आपको दिखेगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो जिसके वजह से ये CH2 प्लस बन जाएगा और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ऐसे आप फास्ट रेजोनेंस कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पॉज करें, पास करके वो क्वेश्चन बना लें और मैं बाद में सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए, तो ये है आपका, आप इसको बनाएं। तो मैं डायरेक्टली बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला वाला देखते हैं हम। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट है, इसको डायरेक्टली इस पाई को उठा करके यहाँ ले आइए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। मतलब
ये मैंने ऐसे बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया, ये आपका रेजोनेंस हो गया। फिर दूसरे वाले केस में क्या करिए, इस पाई को कन्वर्ट करिए इस जगह पे पाई में, और पहली बार इस प्लस को यहाँ लेके आइए। तो ये आपका पहला बन के आया, ये पहला बन के आया आपका। अच्छा, अब इसके बाद इस जगह पे कोई पाई है नहीं, आगे कोई रेजोनेंस होगा नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे है। फिर ये वाला आगे आएगा और ये आपको बन जाएगा कुछ, यहाँ प्लस आ जाएगा इस तरह का। तो ये सेकंड रेजोनेंस है। अगर इसको देखो गौर से तो इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए सेकंड पे, और इस जगह पे प्लस कर दीजिए। दैट मीन्स यहाँ प्लस कर दिया। उस तरह इसको भी आप करें, मैं यहाँ करता हूँ 4 नंबर को। ये देखिए, इस पाई को उठा करके यहाँ ले आइए, ये देखिए यहाँ ले आया, इधर प्लस कर दिया। फिर इस वाले पाई को उठा करके यहाँ ले आइए, तो ये यहाँ पे, और इस जगह पे आपको क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 5 नंबर देखिए, इसके सेवरल रेजोनेंस होंगे, मैं कुछ बना देता हूँ। इस पाई को उठा करके यहाँ ले आइए, ये फर्स्ट रेजोनेंस बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, CH2 होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस पाई को उठा करके यहाँ ले आइए, ये आ गया आपका सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ और यहाँ हो जाएगा, CH2 इस जगह पे प्लस हो जाएगा। फिर इसको उठा करके यहाँ ले आइए, ये आपका नेक्स्ट बनेगा किस तरीके का, वो देखिए, डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ करके आपका कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा, और ये होगा आपका कुछ ऐसा। इस केस में अगर आप देखें तो ये वाला इधर आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ 6 नंबर को, इसको डाल देता हूँ। देखिए 6 नंबर, देखिए ये है आपका। अब इसको उठा करके यहाँ ले आइए, फर्स्ट रेजोनेंस बनेगा आपका, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। फिर इस वाले को उठा करके यहाँ ले आइए, पाई को पाई में कन्वर्ट करिए डायरेक्टली, एक स्टेप आपका बचेगा। तो यहाँ यहाँ और यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ये लोन पेयर इधर आ जाएंगे, और ये आपका फाइनल बन के आ जाएगा यहाँ यहाँ और यहाँ। अब जो फॉर्मल चार्ज में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन कि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज। लास्ट वाले 7 नंबर को अगर देखिए, इसको यहाँ कन्वर्ट करिए पाई को पाई में, तो ये आपका आएगा कैसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, यहाँ ऑक्सीजन है ऑलरेडी, और फिर ये लोन पेयर जो है वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर। इस तरीके से आपका ये बन के आएगा कुछ ऐसा, ऑक्सीजन पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का। इस वाले को अगर आप देखो, इसको यहाँ कन्वर्ट करो आप, ये बन के आया आपका। इसको मैं कहीं और बनाता हूँ, ऊपर बनाता हूँ, ये देखो आप, ये ऐसा है। इसको यहाँ कन्वर्ट करिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा
और यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस तरह से। 9 नंबर, इसको यहाँ कन्वर्ट करिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। इस वाले को यहाँ कन्वर्ट करिए और ये आपका आ गया। जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में हो। ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में नहीं आ पा रहा है, तो ये था आपका टाइप 1 रेजोनेंस। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 रेजोनेंस पढ़ेंगे। टाइप 2 रेजोनेंस और टाइप 3 रेजोनेंस की बात करेंगे, किस तरह के होते हैं। टाइप 2 रेजोनेंस में हमें पाई, सिग्मा और एक पी ऑर्बिटल ऐसा लेना है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। टाइप 3 रेजोनेंस में हमें पाई, सिग्मा और पी ऑर्बिटल लेना है जिसके पास एक लोन पेयर हो। तो ये दो टाइप के रेजोनेंस हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये एक सीरीज चल रहा है आपका जीओसी का, और आप कोशिश करें कि जितना भी, ये आज चौथा क्लास है जीओसी का, तो जितने भी वीडियोस हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो आज के लिए